ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कलबुर्गी से, कर्नाटक के कलबुर्गी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और सड़क के दोनों ही तरफ और सड़क के दोनों ही तादाद में मौजूद हैं, लोग भारी तादाद में मौजूद हैं। आप देखिए लोगों का जश्न, लोगों का जश्न किस तरह से है, का उत्साह, पुष्प की बारिश हो रही है, लोग पुष्प की बारिश हो रही है, सड़क के दोनों ही तरफ हिला हिलाकर प्रधानमंत्री के काफिले के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के काफिले के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी कलबुर्गी की जनता का आभार व्यक्त कर हमारी सहयोगी आयशा लगातार आयशा हमने जो दृश्य कुछ दिनों पहले देखा था, हमने जो दृश्य शुरू में कुछ दिनों पहले देखा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कलबुर्गी में, वही दृश्य एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कलबुर्गी में। सड़क के दोनों ही सैकड़ों हजारों की तादाद में पीएम की एक झलक पाने के लिए लोग उत्साहित, पीएम की एक झलक पाने के लिए क्या कहेंगे आप? ये एक ऐसा मेगा रोड शो है जिस पर पूरे देश की नजर है, पूरे देश की नजर है, ये एमपी में हो रहा है और ये इसलिए अहम हो जाता है, और ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि इस क्षेत्र को एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अपना गढ़ मानते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत हमला करने के बाद इस चुनाव को पूरा एक नया रुख दे दिया। तो इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो मेगा शो है इस पर सबकी नजर है, पूरे राज्य और पूरा देश इस रोड शो पर नजर बनाए बैठा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी चुनौती देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं गुलबर्गा में, जहां से न केवल मल्लिकार्जुन खड़गे बल्कि उनके पुत्र प्रियंक खड़गे ने भी प्रधानमंत्री पर अभद्र शब्द कहे और उन पर व्यक्तिगत हमला किया। तो ये गुलबर्गा क्षेत्र जो है कर्नाटक का कर्नाटक क्षेत्र माना जाता है, 6 जिले हैं इसमें, और ये बहुत अहमियत रखता है कर्नाटक के चुनाव में, क्योंकि ये एक लिंगायत डोमिनेटेड क्षेत्र है और कई सालों तक ये क्षेत्र पिछड़ा रहा, विकास से वंचित रहा। लेकिन अब ये क्षेत्र कल्याण कर्नाटक का नाम इस क्षेत्र को दिया गया। बीजेपी की सरकार के दौरान जब बीएस येडियुरप्पा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस क्षेत्र को कल्याण कर्नाटक का नाम दिया, और इस क्षेत्र में हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ये दावा करते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में आर्टिकल 371J अमेंडमेंट लाया, जिसके तहत इस क्षेत्र को हैदराबाद कर्नाटक रीजन उस वक्त कहा जाता था, इसे एक स्पेशल स्टेटस दिया गया और यहाँ के युवकों के लिए रोजगार और यहाँ के छात्रों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन का जरिया है। लेकिन इसके बावजूद ये क्षेत्र डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन अब बीजेपी सरकार ने इस क्षेत्र को लगातार कल्याण कर्नाटक का नाम देकर इस पर विकास की पूरी प्रायोरिटीज दी है, और प्रधानमंत्री लगातार इस क्षेत्र में कई बार आए हैं। जनवरी में भी प्रधानमंत्री क्षेत्र को पहुंचे थे, यहाँ पर आए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र में मौजूद जो तांडाज है, जो लम्बानी तांडाज जो बंजाराज है यहाँ के, उनके लिए उन्होंने टाइटल डीड्स उन्हें जारी किया था। देखिए सालों से, कई दशकों से ये बंजाराज गुलबर्गा के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग इलाकों में रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें रहने के लिए अपनी जगह का हक पत्र नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की योजना के तहत करीब 50,000 से ज्यादा लोगों को हक पत्र दिया है, और इन बंजारों को अपनी जमीन से जुड़े रहने का एहसास दिया है। और यही बात को लेकर कांग्रेस चिड़ी हुई थी, जिसके चलते प्रियंक खड़गे ने प्रधानमंत्री पर अभद्र शब्द कहे और ये कहा कि उस वक्त प्रधानमंत्री ने जो बंजारों को हक पत्र बांटे थे और उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव वर्ड्स उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किए, उसके बाद कर्नाटक की राजनीति, कर्नाटक के प्रचार ने एक और नया रुख ले लिया, एक और तूल पकड़ लिया। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा चुनौती दे रहे हैं गुलबर्गा क्षेत्र में, गुलबर्गा सिटी में। ये शुरू हुआ है केएमएफ सर्कल से और सीधे करीब 5-5.5 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचकर ये रोड शो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्कल पर खत्म होगा। देखिए गुलबर्गा का, खासकर कलबुर्गी का सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। भारत ने जब 15 अगस्त 1947 को आजादी पाई थी, तो गुलबर्गा क्षेत्र, खासकर ये कल्याण क्षेत्र जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये निजाम के रूल में थे तब भी, और उसके निजाम इस क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता था। मीर उस्मान अली जो है इस क्षेत्र को अलग राज्य बनाए रखना चाहता था।
लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत इस क्षेत्र को आजाद कराया, इस क्षेत्र की मुक्ति कराई और उसके बाद से ये क्षेत्र कर्नाटक का हिस्सा बना। और ये इसलिए अहमियत है इस क्षेत्र की कि ये क्षेत्र अब विकास चाहता है। इस क्षेत्र का हर कोई शख्स जो है विकास करते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों तक पहुंचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भारी मात्रा में लोग जुड़े हुए हैं, भारी मात्रा में संख्या में लोग उन पर फूल बरसाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और हर कोई अपने हाथ में एक एक प्लकार्ड लिया हुआ है और बीजेपी ये भरोसे में बीजेपी ही भरोसा है, ये विश्वास दिलाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर खड़े हैं और प्रधानमंत्री सबका अभिवादन स्वागत एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे कि हमने बैंगलोर और मैसूर का रोड शो में देखा, जो लोग प्रधानमंत्री के साथ रोड शो शुरू करते हैं वो अंत तक उनके साथ चलते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं और वो कोई भी एक्शन, कोई भी एक मोमेंट जो है मिस करना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो शख्स मौजूद है वो उमेश यादव है। ये उमेश यादव ये वही शख्स है जिन्होंने कांग्रेस एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके ही घर में उन्हें हराया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वक्त चुनौती दी थी मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्लियामेंट में और कहा था कि आपके क्षेत्र में बीजेपी आपको हराएगी, तो प्रधानमंत्री बीजेपी ने यह कर दिखाया और उमेश यादव जो है पहली बार यहाँ से बीजेपी के सांसद बनकर चुने गए और आज प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। और भारी मात्रा में हम देख सकते हैं लोग प्रधानमंत्री के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गुलबर्गा सिटी जो है इसमें 3 सीट्स हैं, गुलबर्गा नॉर्थ, गुलबर्गा साउथ और गुलबर्गा रूरल। और नॉर्थ और साउथ में बीजेपी के पास ये दोनों सीट हैं, तो गुलबर्गा रूरल में कांग्रेस की कनीज फातिमा की एज एन एमएलए हैं। तो यहाँ पर आज बीजेपी यही कोशिश करेगी कि ये तीनों सीटें बीजेपी के पाले में आए और जो इस क्षेत्र में करीब कल्याण कर्नाटक का जो क्षेत्र है, जो 41 सीटें हैं, जो 6 डिस्ट्रिक्ट में उनमें कांग्रेस के पास 18 है और बीजेपी के पास 18 और जेडीएस के पास 5 है। तो इस समय बीजेपी के लिए ये बेहद जरूरी है कि हर क्षेत्र में बीजेपी कम से कम 25 सीटों का टारगेट करे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर भाषण में, अपने हर संबोधन में यही कह रहे हैं कि अब की बारी बीजेपी की बहुमत सरकार आना बेहद जरूरी है। तो ये कन्नड़ा में उन्होंने हर किसी को ये नारा दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य रखा है, बीजेपी ने एक लक्ष्य रखा है कर्नाटक में 150 सीटें जीतने का, ताकि कर्नाटक में बीजेपी की बहुमत की सरकार आए। देखिए प्रधानमंत्री ने जेडीएस को और कांग्रेस को लगातार उनके खिलाफ टिप्पणी भी की है और कहा कि कैसे जेडीएस कांग्रेस की बी टीम की तरह काम करती है और 15-20 सीटें लेकर किंग मेकर की भूमिका में आने की कोशिश करती है, जो महज जेडीएस परिवार को या फिर परिवार को ही उनके पाले में जाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि ये जो है इस बार बीजेपी को बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिले, ताकि किसी और पार्टी, किसी और दल के साथ कोalition सरकार ना बनाए, जो पिछले बार जिस तरह से हुआ था। जेडीएस और कांग्रेस ने सरकार बनाई, फिर जेडीएस ने बीजेपी का साथ देने की बात कही और फिर सरकार नहीं चल पाई। तो इस वक्त बहुत जरूरी है कर्नाटक में डबल इंजन सरकार का जो नारा बीजेपी ने दिया है, ये नारा जो है जमीनी हकीकत को पूरा करने के लिए, यहाँ के विकास को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी है। तो इस क्षेत्र के लोग ये मानते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र विकास से पिछड़ा रहा, यहाँ पर पानी की किल्लत रही, पीने का पानी लोगों को नहीं मिलता था और अब केंद्र सरकार ने जल जीवन योजना के तहत करीब 5 लाख से ज्यादा घरों तक पीने का पानी पहुंचाया है और धीरे धीरे जो है इस क्षेत्र में विकास का जो एक उदय जो हो रहा है, उससे यहाँ पर लोग यही चाहते हैं कि एक स्थिर सरकार बनी रहे और डबल इंजन सरकार जो बीजेपी ने नारा दिया है, इस डबल इंजन सरकार के तहत यहाँ का विकास आगे बढ़े। तो अब लोग जो है भारी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, पदयात्रा जैसा नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लोग आगे बढ़ते हुए पहुंच रहे हैं। ये धीरे धीरे जो प्रधानमंत्री का काफिला है वो जगत सर्कल के तक पहुंचेगा। जगत सर्कल जो है बहुत ही खास है, बहुत ही अहमियत रखता है गुलबर्गा में, क्योंकि यहाँ पर इस सर्कल के पास बसवेश्वर और अंबेडकर के स्टैच्यूज हैं। देखिए बसवन्ना जो
यहाँ पर लिंगायत समुदाय के धर्म गुरु हैं और दूसरी तरफ अंबेडकर, ये दोनों की एक ही विजन थी, एक ही विजन रहा सोशल रिफॉर्म और तमाम लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन और सब लोगों का विकास। तो बीजेपी ने यही नारा सबका साथ सबका विकास का नारा जो है लोगों को दिया है और यही नारा जो है बीजेपी का इस चुनाव में बीजेपी भरोसे सबका साथ सबका विकास और जो डबल इंजन सरकार, ये 3 नारे जो है बीजेपी लगातार हर कैंपेन में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर कैंपेन में लोगों के सामने रख रहे हैं। लेकिन लोग उमड़ पड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें अपनी मोबाइल फोन में कैद करें। बैंगलोर में भी ठीक इसी तरह का नजारा देखने को मिला था और मैसूर में भी ठीक इसी तरह का नजारा देखने को मिला था। तो प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी असीम। किस तरह से सिर चढ़कर बोल रहा है और देश के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी हिस्से में, और कर्नाटक उससे अछूता नहीं है। अगर हम मुद्दों की बात करें, जिस तरह से दोनों घोषणा पत्र जारी हुए आयशा, और उसके बाद बजरंग दल पर बैन लगाने की बात को लेकर के एक हंगामा सा बरपा हुआ है, किस तरह से देखती हैं इन तमाम मुद्दों को? लोग क्या सोचते हैं, पार्टियां क्या सोचती हैं, किस तरह से चल रहा है ये पूरा जो कैंपेन है? एक विस्तार से जानकारी दीजिए। जी देखिए, दोनों पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं। तो कल हमने देखा बीजेपी का मैनिफेस्टो जो था वो बीजेपी ने काफी साफ कहा है किस तरह से बीजेपी आम आदमी के साथ किस तरह से लोगों को जो विकास की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाएगी। 5 किलो चावल, 5 किलो मिलेट्स लोगों तक घर घर तक पहुंचाया जाएगा। गरीबों के लिए जो अनाज दिया जाएगा, ये मैनिफेस्टो में लिखा गया है। और किसानों के एम्पावरमेंट के लिए मैनिफेस्टो में कई योजनाओं को लागू किया मैनिफेस्टो के जरिए लागू किया जाएगा। बीजेपी ने अपने जो विकास की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार ने अभी तक जो योजनाएं शुरू की, तमाम चीजें जो है बीजेपी के मैनिफेस्टो में नजर आती हैं। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने आज मैनिफेस्टो जारी किया है वो गारंटी कार्ड, जो कांग्रेस लगातार प्रचार में कहती रही है मुफ्त में जो बिजली देगी, 200 यूनिट्स पावर देगी, और उसके अलावा बेरोजगारों को 1500 रुपए दिया जाएगा, और घर की हर महिलाओं को जो बीपीएल परिवार की महिलाएं होती हैं उन्हें 3000 रुपए घर बैठे दिए जाएंगे। तो ये जो मैनिफेस्टोज हैं दोनों के अलग अलग हैं। एक तरफ हम देख सकते हैं बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है वो सोशल रिफॉर्म, सोशल एम्पावरमेंट के तरीके से लोगों को खुद अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मैनिफेस्टो तैयार किया गया। लेकिन दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक भी ये बताते हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा जाए तो लोगों को खासकर घर बैठे उन्हें 1500 रुपए पहुंचाना और 3000 रुपए देना, ये लोगों को आगे उनके एम्पावरमेंट के लिए कोई सोशल रिफॉर्म जैसी कोई इसमें विजन नहीं है। तो इस तरह से दोनों के मैनिफेस्टो, जो एक पार्टी आपस में एक दूसरे पर टिप्पणियां कर रही है, लेकिन आज कांग्रेस ने जो बजरंग दल को बैन करने की बात मैनिफेस्टो में कही है, इसके चलते बीजेपी ने पलटवार किया है कांग्रेस पर। और बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस जो हमेशा से पीएफआई और बजरंग दल को समान मानकर चलती है, ये गलत है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ में इसके खिलाफ इनके खिलाफ बात कही और कहा कि कैसे कांग्रेस राम के बाद अब हनुमान को भी ताले में बंद करना चाहती है। तो ये मैनिफेस्टो के बाद भी राजनीति दोनों पार्टियों के बीच जमकर हो रही है, एक दूसरे पर वार हो रहा है। लेकिन जिस तरह से व्यक्तिगत हमले जो शुरू किए कांग्रेस ने अपनी तरफ से, ये जो है कर्नाटक में जो राजनीतिक विश्लेषकों ने जो सीटों का जो एक अंदाजा लगाया था, स्पेकुलेशंस दिया था, उसका नैरेटिव पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जरूर प्रधानमंत्री पर जिस तरह की टिप्पणी की गई, जिस तरह के अभद्र शब्द प्रधानमंत्री के बारे में कहे गए, उसके चलते लोगों में भी गुस्सा है, आक्रोश है। लोग भी इस बात को लेकर यही कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह के हमले, इस तरह का अभद्र शब्द कहना गलत है। तो ये आक्रोश जरूर कहीं ना कहीं
जब लोग वोट करने जाएंगे तो ये जरूर लोगों के मन में जरूर आएगा। और बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि वो अपने पर काबू रखें, और बीजेपी के नेताओं को ये कहा गया है कि वो किसी तरह के व्यक्तिगत हमले ना करें। बीजेपी विकास को लेकर बात करती है, बीजेपी डबल इंजन सरकार को लेकर बात करती है, तो बीजेपी आज भी अब भी उसी आधार पर वोट मांग रही है। जी जी जी, निश्चित तौर पर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, इतनी ज़बरदस्त भीड़ देखी जा रही है, प्रधानमंत्री भी उतने ही उत्साहित हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह होगा प्रधानमंत्री की रैलियों के बाद और ख़ास तौर पर इस रोड शो के बाद। कहाँ तक संदेश इस रोड शो और इन रैलियों का जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। प्रधानमंत्री न केवल इस तरह का रोड शो करते हैं, बल्कि जब रोड शो खत्म होता है वो कुछ अहम जो सिटी के कार्यकर्ता होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या और सुधार लाना जरूरी है, किस तरह से प्रचार चल रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट से अपडेट भी लेते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भर देते हैं। और जो कार्यकर्ता हम सड़क पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ करीब 5-5.5 किलोमीटर चलने को तैयार है, ये अपने आप में दर्शाता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को जब संबोधित किया था, वर्चुअल संबोधन में ये कहा था कि बूथ को मजबूत बनाया जाए, तभी पार्टी की जीत आसान हो सकती है, तभी पार्टी की जीत संभव हो सकती है। तो ये जो पन्ना प्रचारक है और एक एक बूथ को मजबूत बनाने को जो मोटिवेट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह, काफी जोश होता है। निखिल जी जी जी, निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से न सिर्फ सड़क के किनारे एक पूरी रोड पर, बल्कि जो छतों पर और अपने अपने घरों के गलियारों में लोग बड़ी संख्या में खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए। और जिस स्वतः स्फूर्त तरीके से इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटे हैं, निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन कहा जा सकता है। कर्नाटक में इन चुनावों के विशेष संदर्भ में अगर कहा जाए, ये देखा जा सकता है किस तरह से ये पूरी मार्केट को बंद करके लोग आए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए। और ये शायद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए और जो पार्टी है उसके लिए निश्चित तौर पर ये उत्साहित करने वाला है, जैसा कि आपने बताया। अगर हम मुद्दों की बात करें, किन किन मुद्दों को प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में लगातार छू रहे हैं, किन मुद्दों की बात प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं, लोगों को किन बातों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? आयशा, लेकिन आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रैली हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शायद ये जगत सर्कल की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों और हमने देखा कि भारी संख्या में अल्पसंख्यक महिलाएं पहुंची हैं। देखिए, अल्पसंख्यक महिलाएं जो है प्रधानमंत्री के सपोर्ट में यहाँ पर भी भारी मात्रा में नजर आ रही हैं। ये मैसूर में भी ठीक इसी तरह से नजारा देखने को मिला था। और गुलबर्गा वो क्षेत्र है जहाँ पर भारी मात्रा में अल्पसंख्यक हैं और सिटी में, और ये जो अल्पसंख्यक हैं ये भी डिसाइसिव वोटर होते हैं। और आज हम देख सकते हैं कि कैसे भारी मात्रा में अल्पसंख्यक दोनों ओर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। लेकिन आपने जो सवाल किया, प्रधानमंत्री जो मुद्दे उठा रहे हैं तमाम रैलीज में, वो बीजेपी की डबल इंजन सरकार और विकास की बात कर रहे हैं, विकास की योजनाओं पर जोर दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने आज कांग्रेस पर हमला बोला, लेकिन प्रधानमंत्री जब पहला कैंपेन यहाँ पर शुरू किया था बीदर से, जो गुलबर्गा से करीब 90-80 किलोमीटर की दूरी पर है, तो पहली रैली वहां से उन्होंने शुरू की थी। लेकिन उस वक्त उन्होंने किसी पर कोई व्यक्तिगत हमला या किसी पर कोई पर्सनल अटैक नहीं किया था। उस वक्त विकास की बात हो रही थी, कर्नाटक को ग्लोबल राज्य ग्रोथ इंजन बनाने की बात हो रही थी, और कर्नाटक में जो योजनाएं हैं, जो किसानों को सशक्त करना है, उसकी बात हो रही थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर वार किया और उन पर व्यक्तिगत हमला किया, उसके बाद नैरेटिव बदलता गया। अब प्रधानमंत्री को भी बताना पड़ रहा है कि कैसे, प्रधानमंत्री को एक्सपोज करना पड़ रहा है कि कैसे कांग्रेस जो है कर्नाटक में नहीं बल्कि देश में भी आतंक का साथ दिया। आज प्रधानमंत्री ने इसको लेकर कड़ी टिप्पणी भी की और कांग्रेस पर हमला बोला और बाटला हाउस एनकाउंटर की बात कही। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी
काफी जोश में कांग्रेस का पलटवार करते हुए नजर आए। लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो विकास के मुद्दे और महिलाओं की एम्पावरमेंट, शिक्षा और जो सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री हर रैली में सबका साथ सबका विकास का नारा जो है उस पर जोर देते हैं। और ये जो पर्सनल अटैक उन पर हो रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार तमाम रैलियों में ये कहना नहीं भूलते कि जो लोग इस रैली में शामिल होते हैं तो उन्हें ये कहते हैं कि इन रैलियों का जवाब या फिर इन पर्सनल अटैक्स का जवाब जो है बस इतना होना चाहिए कि लोग घरों में, हर घर में जाकर प्रधानमंत्री का नमस्कार पहुंचाए। ये संदेश प्रधानमंत्री देना चाह रहे हैं ताकि लोग ये समझें कि प्रधानमंत्री, लोग इस मैसेज को आगे बढ़ाएं कि प्रधानमंत्री विकास को लेकर, विकास की ओर फोकस है, व्यक्तिगत हमलों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है विकास का इंजन, डबल इंजन सरकार की बात जो है वो बार बार दोहराते हैं और हर रैलीज में ये उन्हें अपील करता है। और बहुत ही दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री तमाम रैलीज में कन्नड़ा में कई स्टेटमेंट भी देते हैं, बसोना के बारे में बताते हैं। तो ये लोगों को बहुत ही उनसे कनेक्ट करता है और प्रधानमंत्री भी लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जी, ये देख रही है तस्वीरें, ये दिखाती हैं लोगों का उत्साह और कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का भी उत्साह है, अपने नेता के प्रति लोगों का समर्पण। ये हिंदुस्तान में जिस तरह से देखने को मिलता है, ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का एक परिचायक तो है। ये एक लोकतंत्र में आस्था भी दर्शाता है कहीं ना कहीं। किस तरह से देखती हैं अगर कर्नाटक के चुनावों की बात कही जाए, अभी हालांकि मतदान नहीं हुआ है लेकिन अब तक जो सफ़र रहा है उसका अगर आपसे कहा जाए एक आकलन करने को, एक वर्णन करने को पिछले चुनावों से, उसमें समरूपता या फिर भिन्नता, किस तरह से आकलन करेंगे अब तक इन चुनावों का, किन मायनों में खास रहा है? ये चुनाव बहुत अहम है क्योंकि हमने देखा कर्नाटक में कई चुनाव कवर किए तो हर बार जब चुनाव होता था, चुनाव डिक्लेयर होते ही बस जाति समीकरण को लेकर बात होती थी। ये समुदाय के इतनी सीटें होंगी, इस समुदाय का मुख्यमंत्री बनेगा, लिंगायत समुदाय, वक्कलिगा समुदाय, कुर्बा समुदाय, ये तमाम चीजें बातें होती थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने ये जो डिस्कशन होता था, ये जो प्रेडिक्शंस हुआ करते थे, इसको एक नया रूप दे दिया क्योंकि बीजेपी ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है वो तमाम जातियों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है, टिकट देकर कई कैंडिडेट्स को। और बीजेपी ने जो नए चेहरे उतारे हैं इस चुनाव में और यंग युवा चेहरों को मैदान में उतारा है, ये चीजें जो है अहमियत रखती हैं। देखिए BS येडियुरप्पा कर्नाटक के बहुत ही कद्दावर लिंगायत नेता माने जाते हैं और अभी तक चुनाव की जो राजनीति है, जो इक्वेशन है और रणनीति उनके इर्द गिर्द होती थी। लेकिन अब बीजेपी ने कई युवा चेहरों को आगे लाया है। बीजेपी चाहती है कि किसी एक जाति पर निर्भर ना होकर तमाम जातियों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, तो ये बहुत खास है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस ने भी कोशिश की है, भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस ने एक हाई वेव बना लिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से धीरे धीरे कांग्रेस ने व्यक्तिगत हमले करना शुरू किए तो कांग्रेस को कुछ हद तक इस चुनाव में मुद्दों की कमी, मुद्दों के अभाव नजर आने लगे और कांग्रेस की तरफ से पर्सनल अटैक जो है वो तेज होने लगे। तो ये बहुत ही दिलचस्प चुनाव इस समय देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकास की बात कर रहे हैं, विकास इंजन की बात कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों में उम्मीद बन रही है। और बीजेपी ने अपनी तरफ से अभी तक कोई मुख्यमंत्री का चेहरे का नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि ये साफ है कि जिस जाति से ज्यादा विधायक चुनकर आएंगे तो वो उस वक्त मुख्यमंत्री तय करेंगे। लेकिन बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि कोई नाम न उछाला जाए। लेकिन कांग्रेस में ये अलग है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री के पद को लेकर करीब 16 से ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट बन चुकी है और इनमें रोज इस बात को लेकर एक रेस लगी रहती है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये भी एक बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई, कांग्रेस में अंदरूनी झगड़े जो है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जमीन से नहीं जोड़ पा रहे हैं। कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हैं। कभी सिद्धरामैया लिंगायतों पर
व्यक्तिगत हमला करते हैं, जाति पर हमला करते हैं। तो खुद कांग्रेस के जो विधायक हैं जो लिंगायत टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कांग्रेस के लीडर होते हुए लिंगायत पर हमला किया जा रहा है। तो ये जो है उनकी अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के जो प्रोस्पेक्टिव है उस पर भी असर कर रहा है। तो ये बहुत ही दिलचस्प इक्वेशन हम देख रहे हैं कर्नाटक में। लेकिन विकास को लेकर जो बीजेपी फोकस्ड है, जो कार्यकर्ता फोकस है, देखिए कुछ बीजेपी के आला नेता जो हैं, जैसे जगदीश शेट्टर ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन इसके बावजूद हुबली सेंट्रल में पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो ग्राउंड पर कार्यकर्ता काम करते हैं उनके उत्साह में कोई फर्क नहीं पड़ा। और बीजेपी ने ये आश्वासन दिलाया कि जो युवा कार्यकर्ता हैं वो पार्टी को आगे ले जाएंगे। जो कर्नाटक की टीम बनेगी विधानसभा की, ये टीम जो है साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, जो अमृतकाल का विजन है, इस अमृतकाल के विजन को साथ आगे बढ़ाने के लिए ये टीम काम करेगी। तो इस तरह का विजन बीजेपी ने रखा है और अमृतकाल का विजन जो है कार्यकर्ताओं को काफी उत्साहित करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए वो काम कर रहे हैं। जी 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 निश्चित तौर पर तो आपने बड़े विस्तार से ये जानकारी दी। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करने के लिए काफ़ी है। किस तरह से एक बड़ी संख्या में, और बड़ी संख्या में आयशा महिलाओं को भी हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में वो भी जुटी हुई हैं प्रधानमंत्री को, और जिसको कहते हैं कि फूल मालाओं से ज़बरदस्त तरीके से अगर कहा जाए कि लाद दिया है पूरा वाहन प्रधानमंत्री का तो गलत नहीं होगा। एक पैरेलल सड़क के किनारे एक बड़ा हुजूम झुंड जो है वो युवाओं का और लोगों का चलता हुआ प्रधानमंत्री के इस पूरे रोड शो के दौरान, और एक लेन ऐसी है जो प्रधानमंत्री को लगातार हाथ हिला रही है। सेल्फी लेने का जो एक चलन हो गया है, मोबाइल से फोटोग्राफ्स लेने का चलन हो गया है, वीडियो बनाने का जो चलन है वो यहाँ भी देखा जा सकता है। जो तमाम युवा हैं, और जैसा कि आपने कहा आयशा, ये देखने में इस बात को पहचाना जा सकता है कि लगभग हर धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय के लोग इस भीड़ में शामिल हैं, अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और ये जो कलबुर्गी का रोड शो है ये शायद यहाँ के लोग लंबे वक्त तक याद रखेंगे, क्योंकि शायद ही इस तरह का ज़बरदस्त जिसको कहते हैं प्रदर्शन या लोगों का जमावड़ा पहले कभी देखने को मिला रहा हो। ये एक बड़ी जिसको कहते हैं कि राजनीतिक घटना कहा जाए तो गलत नहीं होगा कलबुर्गी के लिए। और लोग लगातार फूल फेंक रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर और उनको जो है उनका स्वागत करना चाह रहे हैं उनसे। और सभी व्यक्ति, ये सबसे ख़ास बात है, आप देखिए कि जो तमाम लोग हैं वो सब हाथ हिला रहे हैं, सबको लगता है कि प्रधानमंत्री उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये एक एक व्यक्ति से जिस तरह से कहते हैं कि वो अपने आप को जो जुड़ाव महसूस करता है प्रधानमंत्री के साथ, ये उनकी एक निराली अदा है प्रधानमंत्री की। ये एक जो उनका स्टाइल है वो देखने में मिल रहा है। अगर चुनाव प्रचार की बात करें, किस तरह का अंतर आयशा देखने में मिल रहा है दोनों दलों की अगर बात करें, और फिर उसमें जेडीएस को भी शामिल करें, उनकी भी राजनीति की थोड़ी सी चर्चा ज़रूर चाहेंगे कि आप करें किस तरह से, क्योंकि जेडीएस की तरफ से बार बार ये समझा जा रहा है कि वो किंग नहीं लेकिन किंग मेकर होना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जेडीएस के लिए बहुत जरूरी है, ये चुनाव बहुत अहम है, क्योंकि ये चुनाव जेडीएस के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। क्योंकि अगर इस चुनाव में बीजेपी माफ कीजिएगा जेडीएस 30-35 सीटें नहीं जीतता तो जेडीएस की रेलेवेंस ही खत्म हो जाती है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है। और इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले तक उनकी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जोश और उत्साह के साथ जेडीएस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी इस तरह के रोड शोज कर रहे हैं। और जब देवेगौड़ा बाहर निकलते हैं तो उन्हें भी उनका स्वागत करने के लिए उनके सम्मान में कई लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि कर्नाटक से एकमात्र प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बने थे और वो थे देवेगौड़ा। तो उनके लिए बहुत सम्मान है कर्नाटक में। तो वो भी रैलियों रोड शोज करते हुए इस तरह से पहुंचते हैं। तो कुमारस्वामी भी इस तरह की रैलीज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी जो हैं वो भी रोड शोज कर रही हैं, सभाओं को संबोधित कर रही हैं।
आज यहाँ पर प्रधानमंत्री रैली करेंगे तो कल प्रियंका गांधी जो है वो भी ठीक है इन्हीं सड़कों पर इसी इलाके में वो भी रैली संबोधित करेंगे। देखिए कितने तंग गलियों से जो बाजार है कलबुर्गी का, यहाँ से ये रोड शो निकल रहा है और तमाम लोग, हर वर्ग के लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये महज बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, ये यहाँ के रिहायशी लोग हैं, यहाँ रहने वाले नागरिक हैं और हर कोई प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खड़ा है। छोटे छोटे व्यापारी, छोटी छोटी दुकानें, ये तमाम वो लोग हैं जब कोविड के समय, पैंडेमिक के दौरान इन लोगों ने बहुत कष्ट झेला है और किस तरह से केंद्र सरकार ने इन लोगों के लिए कई योजनाएं लागू की थी। कैसे ये तमाम लोग जो हैं इस बाजार में काम करने वाले छोटे छोटे व्यापारी जो हैं अपने पैरों पर दोबारा खड़े हुए और फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाई। तो ये वो तमाम लोग हैं शायद कहीं ना कहीं साइलेंटली प्रधानमंत्री को अपना धन्यवाद कहना चाहते हैं और उनको धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ पर खड़े हैं। यकीन नहीं हो रहा निखिल कि ये इतनी तंग गलियों में लोग इतने डिसिप्लिन तरीके से खड़े होकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और ये जो रोड है, ये जो सड़कें हैं, हम यहाँ से कई बार गुजरे हैं, लेकिन यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि आज इतने डिसिप्लिन तरीके से, इतने अदब से लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए उन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है। बहुत ही दिलचस्प नजारा गुलबर्गा के लिए, कलबुर्गी के लिए ये एक ऐतिहास रहेगा, ऐतिहासिक दिन रहेगा। और सीधी चुनौती AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके ही अपने गढ़ में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी दी थी, जो उमेश यादव है जो उनके साथ MP सांसद हैं, उन्होंने पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके ही क्षेत्र में हराया था। तो अब ये दूसरी चुनौती, बड़ी चुनौती जो है, प्रधानमंत्री एक स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पर कि भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पुत्र प्रधानमंत्री पर हमला करें, उनके पर व्यक्तिगत हमले करें, लेकिन देखिए लोगों की संख्या, लोग कैसे उनके साथ चल रहे हैं, लोग कैसे उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर जुटे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज और बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है इस विजय रथ से गुलबर्गा की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। ये निश्चित तौर पर आपने कहा, और ये जो तस्वीरें हैं ये कांग्रेस और JDS के जो नेता हैं उनके माथे पर शिकन ज़रूर लेकर आएगा। फ़िलहाल वो अपनी भी तैयारी कर रहे होंगे। आपने बताया कि उन लोगों का भी यहाँ पर कार्यक्रम है। कांग्रेस और JDS किस तरह की तैयारियाँ कर रही हैं? जो चुनाव है उनका वो किस मूड में चल रहा है? क्या कुछ मुद्दे लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या कुछ जानकारी आप देंगी? और साथ ही साथ कलबुर्गी का अगर आप यहाँ का थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो हमारे दर्शकों को बताएं तो वो भी बेहतर होगा। देखिए कलबुर्गी, जैसे कि मैंने बताया, कल्याण कर्नाटक का ये कलबुर्गी शहर है। कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में करीब 9 सीटें हैं, लेकिन शहर में 3 सीटें, सिटी गुलबर्गा सिटी में 3 सीटें हैं और ये कल्याण कर्नाटक के नाम से जानता था। जैसे कि मैंने बताया कि ये निजाम के शासन में था पहले, और आज देश की आज़ादी के बाद 1 साल के बाद ये इलाका जो है आज़ाद हुआ था, और वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के जरिए ऑपरेशन पोलो के तहत ये इलाका जो है, हैदराबाद कर्नाटक का इलाका जो है, तब आज़ादी मिली थी। तो आज भी कलबुर्गी में 17 सितंबर 1948 को यहाँ पर लिबरेशन डे मनाया जाता है। आज भी यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू जो है शहर के कोने कोने में, डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कोने कोने में लगाए गए हैं। तो ये शहर जो है निजाम के शासन के रहने के चलते कुछ हद तक बहुत ही विकास से पिछड़ा हुआ इलाका था, लेकिन धीरे धीरे ये शहर यहाँ पर विकास की धारा पहुंची। लेकिन खास बात ये भी है, इस शहर के इतिहास की बात अगर आप पूछ रहे हैं तो यहाँ से कांग्रेस की तरफ से 2 मुख्यमंत्री, धर्म सिंह और वीरेंद्र पाटिल मुख्यमंत्री बने। बहुत पहले तक ये पूरा इलाका जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, और ये इस इलाके में बीजेपी कुछ हद तक कमजोर थी। और एक वक्त था जब कांग्रेस की सरकार में करीब 8 मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो हैं गुलबर्गा क्षेत्र से हुआ करते थे। इसके बावजूद हम देख सकते हैं कि कई जो इलाके हैं, जेवरगी, चितापुर, अफजलपुर, ये तमाम इलाके जो आज भी विकास यहाँ पर पूरी तरह से नहीं हुआ है। आज भी यहाँ के लोग
साफ पीने के पानी के लिए तरसते हैं। गुलबर्गा हमेशा से सूखाग्रस्त इलाका रहता है समर्स में, और यहाँ के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं रहती है। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर जल जीवन मिशन की जो योजना लागू की, जिसके तहत 2.5 लाख परिवारों को नल से जल मिल रहा है आज। और महिलाओं को, खासकर महिलाओं को दूर दूर तक एक घड़ा पानी लाने के लिए दूर दूर तक 5-5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था जो गांव हैं उन गांव में, लेकिन आज इन्हें अपने घर में जल मिल रहा है। और ये जो है लोग यही चाहते हैं कि इस तरह का विकास हो, इस तरह की जो योजनाएं केंद्र सरकार ला रही है वो और यहाँ के लोगों को लाभ मिले। तो ये यहाँ का राजनीतिक समीकरण रहा। लेकिन जैसे इस क्षेत्र में कल्याण कर्नाटक का नाम देने के बाद जब BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं लाई। आर्टिकल 371J जो कांग्रेस ने अमेंड किया था, वो एक अच्छी खबर थी इस क्षेत्र के लिए। और इस आर्टिकल 371 अमेंडमेंट के तहत इस क्षेत्र को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, और ये इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रिजर्वेशन, उन्हें रोजगार के लिए रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और एक स्पेशल सर्टिफिकेट भी दी जाती है इस क्षेत्र के लोगों के लिए, जिस तरह से तेलंगाना में हुआ करता था पहले। तो वो स्पेशल सर्टिफिकेट के तहत छात्रों को स्पेशल रिजर्वेशन मिलते हैं कॉलेजेस में, और रोजगार में सर्टेन परसेंटेज भी 7% भी उन्हें मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस क्षेत्र में पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर हैदराबाद कर्नाटक डेवलपमेंट बोर्ड है, और इसके तहत यहाँ पर विकास के लिए कई योजनाएं तैयार होती हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार जो 371J के अमेंडमेंट का क्रेडिट लेती है, इसके बावजूद हैदराबाद कर्नाटक डेवलपमेंट एरिया बनने के बाद भी यहाँ पर विकास नहीं हो पाया। और आज प्रधानमंत्री, अब केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में कई जगहों पर विकास की योजनाओं को लागू किया है, जैसे कि यादगीर में यादगीर को हाईवे से जोड़ दिया, सिंचाई की कई योजनाओं को यहाँ पर लागू किया। और गुलबर्गा जो क्षेत्र है पूरे देश के लिए अरहर दाल यानी तूर दाल जो है सप्लाई करता है। इसको अरहर दाल तूर दाल बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। पूरे देश की दाल की सप्लाई जो है गुलबर्गा से आती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के किसानों को MSP नहीं मिलती थी। किसानों के लिए कई दिक्कतें, कई समस्याएं होती थी, उनके लिए सिंचाई की योजनाएं नहीं होती थी। तो अब केंद्र सरकार ने अपनी केंद्र सरकारी योजनाएं के तहत ये तमाम योजनाएं जो है किसानों तक पहुंची है। किसान सम्मान योजना जो है उत्तर कर्नाटक, कल्याण कर्नाटक के लोगों तक उनका कल्याण करते हुए पहुंची है। तो ये जो कल्याण कर्नाटक इस इलाके का नाम है, तो अब कल्याण की राह पर चल पड़ा है। और यही बीजेपी उम्मीद कर रही है कि जो लाभार्थी हैं, जिन लोगों को इसका लाभ मिला है, वो जरूर कहीं ना कहीं ये समझेंगे कि ये तमाम चीजें जो है राजनीतिक हमले, ये व्यक्तिगत हमले के अलावा भी विकास भी एक प्रायोरिटी होती है। विकास उनके लिए कैसे इस क्षेत्र में उनके जीने की राह है, उसके चलते वो जरूर 10 तारीख को जब वोट देंगे तो बीजेपी यही उम्मीद कर रही है कि बीजेपी के पाले में ज्यादा से ज्यादा वोट आएंगे। तो गुलबर्गा के इस क्षेत्र के 3 सीटों पर बीजेपी की नजर है, और बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि गुलबर्गा नॉर्थ, गुलबर्गा साउथ और गुलबर्गा सेंट्रल जो कांग्रेस के पास है, कनीज फातिमा रिप्रेजेंट करती है, वो भी बीजेपी इस सीट पर काफी जोर लगा रही है ताकि ये भी बीजेपी जीत सके और गुलबर्गा रूरल इलाके में वो तमाम योजनाओं को लागू किया जाए, और यहाँ के लोगों को साफ पीने का पानी मिलना चाहिए, और यहाँ के जो सड़कें हैं उसे हाईवे से कनेक्ट की जाए। ये तमाम चीजें जो है केंद्र सरकार कर रही है, और ये लोगों तक पहुंचाए। देखिए यही शायद वजह है कि लोग दूर दूर तक दौड़ते हुए प्रधानमंत्री के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प नजारे, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। गुलबर्गा में सड़कें उतनी चौड़ी नहीं है निखिल, लेकिन जिस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही आयोजित तरीके से ये रोड शो हो रहा है, और लोग कितने डिसिप्लिन तरीके से सड़कों के दोनों ओर खड़े होकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सराहनीय बात है और बहुत ही दिलचस्प और गुलबर्गा का एक इतिहास है। जी निश्चित तौर पर, और आप जिस ढंग से आपने इन पूरे चुनावों का खाका खींचा, जो राजनीतिक समीकरण है उनके बारे में जो आपने बताया, वो भी
प्रशंसनीय है, सराहनीय है। आयशा, आप लंबे समय से वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही हैं और आप इनको देख रही हैं। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस वक्त कलबुर्गी में चल रहा है और पीएम मोदी के रोड शो में ये देख रहे हैं कि हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग शामिल हैं। एक झलक पाने के लिए अपने प्रिय नेता के लोग सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री भी बिना थके बिना रुके लगातार ऐसे लोगों का स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। और ये जो जिस तरह से एक दूसरे को ये कहा जाए कि ये जो उत्साह है ये केवल एक तरफ नहीं है, बल्कि खुशी प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। एक ऊर्जा, एक उत्साह का संचार उनमें भी होता है जब इस तरह से तमाम लोग उनके पास जब वो देखते हैं कि इतने उत्साहित लोग हैं, उन्हें इतने लोग अभिनंदन करने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का संचार प्रधानमंत्री में होता है। आयशा, अगर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बात करें, कितना असर आपको लगता है कि इन चुनावों में देखने को मिलेगा? देखिए, चुनावों में जो लाभार्थी होते हैं इन तमाम योजनाओं के, ये लाभार्थी जमकर बोलते हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि इतने सालों से उन तक विकास नहीं पहुंचा, वो पिछड़े रहे, विकास के लिए तरसते रहे। लेकिन अब जिस तरह से लोगों तक विकास पहुंच रहा है, चाहे वो कलबुर्गी हो, चाहे वो कल्याण कर्नाटक हो, कित्तूर कर्नाटक या फिर ओल्ड मैसूर रीजन, इन तमाम इलाकों में जो योजनाएं लागू हो रही हैं, उसके तहत लाभार्थियों का एक वर्ग जो है वो इस बात को समझने लगा है कि जो विकास जो है वो राजनीति से ऊपर है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए यही नारा जो है, सबका साथ सबका विकास का नारा जो है, बीजेपी के लिए यही नारा बीजेपी के लिए लाभ देता है कि वो लोगों के विकास के लिए बीजेपी काम कर रही है और जो योजनाएं लोगों तक पहुंचाती है, इसके तहत लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो विकास का सिलसिला है वो चलता रहे। और बीजेपी जो डबल इंजन सरकार की बात कहती है कर्नाटक में भी इस बार अगर बहुमत की बीजेपी सरकार बनती है तो केंद्र में भी साल 2024 में बीजेपी यही उम्मीद लगा रही है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विपक्ष की एकता हो और ऑपोजिशन की स्ट्रेटेजी हो, वो किस तरह से रोज एक नया ड्रामेटिक मोड़ लेता है, उससे बीजेपी को काफी उम्मीदें नजर आती है कि बीजेपी एक डिसिप्लिन पार्टी विद डिफरेंस के तहत केंद्र में भी आगे चलकर 2024 में सरकार बनाएगी। ऐसे में राज्य में और केंद्र में सरकार बनते रहते हुए डबल इंजन सरकार का जो एक रुख होता है वो लोगों के विकास के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जी, निश्चित तौर पर विकास के लिए लाभदायक होता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार डबल इंजन की सरकार की बात करते रहे हैं अपनी सभाओं में। उनको ये मालूम है कि जो एक कोऑर्डिनेशन रहता है, जिस तरह से दोनों सरकारों के बीच में समस्याओं की समझ रहती है और एक कहीं ना कहीं एक समन्वय रहता है कि समस्याओं को सॉल्व करना है, राज्य को विकास की दिशा में ले जाना है। आम लोग किस तरह से इन चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं? उनको लगता है कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की, एक ही दल की सरकार होनी चाहिए। किस तरह के रिएक्शंस आप लोग फील्ड में जाती होंगी, किस तरह से रिएक्शंस आपको मिलते हैं? देखिए, लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि राजनीति क्या हो रही है, लेकिन जो उन्हें विकास मिलता है, खासकर जब हम तांडा, जो ये लंबानी जाति के लोग होते हैं, जो समुदाय है तांडास होता है, ये समुदाय से जब हम बात करते हैं और ये तांडास कई जगहों पर मिलकर प्रधानमंत्री की मन की बात भी सुनते हैं। जैसे देखिए, सामने जो तांडास खड़ी है, लंबानी बंजाराज हैं जो ये क्यू में खड़ी हुई है, ये जो है इनके लिए काफी महत्व है। इस समुदाय के लोगों के लिए विकास बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इन्हें अभी तक इनकी जमीन, इनका घर या फिर इनके विकास के लिए कोई योजना नहीं बनी थी। और केंद्र सरकार ने बंजारास के लिए, लंबानीस के लिए जो हक पत्र जारी किया, यानी जिन इलाकों में वो रहते हैं उसे वो उनकी टाइटल डीड का पत्र उन्हें दिया गया, उनकी ओनरशिप घोषित किया गया।
ये उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। देखिए बंजारा जो है आज किसी एक क्षेत्र में रहते थे तो उन्हें फिर पुलिस वहां से भगा दी तो फिर किसी और क्षेत्र में उन्हें डेरा डालना पड़ता था, लेकिन और ये बंजारा का कनेक्ट जो है गुजरात से भी है, यही माना जाता है। तो ये बंजारा बहुत ही कलरफुल क्राफ्ट के लिए जाने जाते हैं और इनके स्किल जो है आज केंद्र सरकार यूटिलाइज करके इन्हें स्किल ट्रेनिंग भी कई लोगों के लिए स्किल ट्रेनिंग भी दे रही है केंद्र सरकार। बंजारा डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है। तो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि बंजारा जैसे समुदाय, लंबानी जैसे समुदाय के लिए विकास की योजनाएं की बात जब हम करते हैं तो उस क्षेत्र में खासकर युवाओं के लिए बहुत अहमियत रखता है। युवा जब इस बारे में बात करते हैं, कैमरा के सामने बात करते हैं, तो वो इस बात को लेकर काफी उन्हें उम्मीद होती है कि अब उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है, अब वो भी सम्मान के साथ जीवन गुजार सकते हैं। और जो प्रधानमंत्री का जो नारा होता है ईज ऑफ लिविंग एंड एक सम्मानजनक जीवन गुजारना, ये जो है युवाओं के लिए बहुत अहमियत रखता है। तो आगे की पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, इन योजनाओं से लाभ पा रही है और इसके तहत उन्हें इस बात का यकीन होता रहता है कि वो एक विकास की राह पर चल रहे हैं, उनकी ओर विकास आ रहा है, तो वो भी सम्मान के साथ सोसाइटी में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रही थी बंजारा समुदाय का, जो गुलबर्गा के कई इलाकों में, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के कई इलाकों में, बल्लारी में और हुगली में इनका वासस्थान है। और प्रधानमंत्री ने जब इन्हें 50,000 से ज्यादा इनके टाइटल डीड, इनके हक पत्र उन्हें दिए गए, हक्कु पत्रा कहा जाता है कन्नड़ा में, जो इन्हें टाइटल डीड दिए गए, उनकी लैंड ओनरशिप के लिए डीड दिए गए, तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ा सम्मान था। और आज ये बंजारा आज प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़े हुए हैं। और ये बंजारा जो है बंजारा डेवलपमेंट बोर्ड के तहत अपनी स्किल्स, अपनी क्राफ्ट, देखिए उनकी जो वेशभूषा, उनके जो कपड़े होते हैं, उनके जो स्किल्ड आर्ट होता है, ये तमाम चीजें जो है अनोखा होता है और इस समुदाय को सीमित है। तो अब इनके डेवलपमेंट के जरिए इनको जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके जरिए उनका न केवल उनका विकास हो रहा है, बल्कि ये समाज की जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ जुड़ रहे हैं। तो जब हम जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं और इस तरह के लोगों से मिलते हैं, तो वो यही उम्मीद जताते हैं कि आगे उनका जो भविष्य है वो सही रास्ते पर है। और जो प्रधानमंत्री अमृतकाल का विजन देते हैं, ये विजन जो है वो इन तमाम लोगों को साथ लेकर चलता है। जी नितिन मिश्रा, सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं कलबुर्गी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है और अपार जनसमूह उमड़ा है। लोगों का उत्साह बता रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हैं, खासकर युवा पहुंचे हैं, पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। ऐसा तस्वीरें खुद बयां करती हैं लोगों का उत्साह और सियासत की जो गर्मी है, जो दिनों दिन काफ़ी तेज़ होती जा रही है और मतदान के दिन कहीं ना कहीं जनादेश के रूप में ये परिलक्षित होगी। ऐसा एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान हमने देखा कि बहुत व्यक्तिगत निशाने भी साधे गए, खासकर देश के सर्वोच्च नेता के तौर पर। प्रधानमंत्री सभी दलों के होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उसके बावजूद भी मर्यादाएं तोड़ी गई, शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी गई, लक्ष्मण रेखा सियासत की तोड़ी गई। इन सब के बारे में भी हम ज़रूर एक बार जानना चाहेंगे। आम आदमी, क्योंकि एक पार्टी कैडर अलग होता है, पार्टी कैडर से अलग कुछ न्यूट्रल लोग भी होते हैं, वो इन असंवेदनशील शब्दों और बयानबाजियों को किस रूप में लेकर देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जो व्यक्तिगत हमले हुए प्रधानमंत्री पर अचानक, ये यहीं से शुरू हुआ। गुलबर्गा को अपना गढ़ मानने वाले AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू किया और उनके जरिए जो जिस तरह का व्यक्तिगत हमला प्रधानमंत्री पर हुआ, उससे काफी आक्रोश नजर। हर कोई ऑफ द रिकॉर्ड भी जब कोई बात करता है, जो चाय पीने वाली छोटी दुकानों पर बात करते हैं, तो हर कोई यही कहता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे स्टेचर वाले नेता के तरफ से इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए था, वो इसे रोक सकते थे। लेकिन राजनीति है और चुनाव है, ऐसे समय में जाहिर है
तमाम पार्टियां अपने अपने हथियार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर जो हमला हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, और जो आज प्रधानमंत्री उनके क्षेत्र में, मल्लिकार्जुन खड़गे के ही क्षेत्र में, ये एक बड़ा स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, ये एक बड़ा संदेश भेज रहे हैं कि यहाँ के नेता भले ही उन पर गाली गलौज बरसाएं, लेकिन यहाँ के लोग उनके साथ हैं। यहाँ के लोग उनका स्वागत करने के लिए घंटों उनका इंतजार कर रहे हैं। 2 बजे से लोग इस तपती धूप में प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे, और लगातार पूरा शुरू से केएमएफ सर्कल से लेकर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्कल पर जो ये रोड शो खत्म होने वाला है, वहां तक लोग चलते हुए प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो बड़ा संदेश, बड़ा राजनीतिक मैसेज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस रैली के तहत, इस विजय रथ के तहत लोगों के बीच दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो किया, लेकिन उनके पुत्र प्रियांक खड़गे ने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र शब्द कहे। इससे भी लोगों में आक्रोश है। देखिए, जो वरिष्ठ नेता हैं, खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता, तो एक वक्त मान भी लिया जाए कि भाई वो वरिष्ठ हैं और उम्र का तकाजा है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे जो युवा नेता हैं, और उन्होंने इस तरह का प्रधानमंत्री, एक वरिष्ठ नेता पर इस तरह के अभद्र शब्द कहे, ये लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता। लोग इससे नाराज हैं, और लोग यही चाहते हैं कि जनता जो है, जो कार्यकर्ता या फिर जो जनता, कर्नाटक की जनता है, वो इसका जवाब देगी, और कांग्रेस को जरूर इन दोनों जो प्रधानमंत्री पर दोनों जो हमले हुए हैं, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भरना पड़ेगा। और राजनीतिक विश्लेषक भी ये मान रहे हैं कि ये जो व्यक्तिगत हमले हुए, उसके जरिए कर्नाटक में एक राजनीति का जो नैरेटिव बना था, एक स्पेकुलेशन बने थे कि कैसे एंटी इनकम्बेंसी के चलते हो सकता है कांग्रेस को पूरा फायदा मिले, और कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही थी भारत जोड़ो यात्रा के तहत। लेकिन ये पर्सनल हमलों के बाद ये कांग्रेस की जो रणनीति थी, कांग्रेस ने जो कुछ किया था उसको पानी फेर दिया, और ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक यही मान रहे हैं कि अब पॉलिटिकल इक्वेशंस बदल चुके हैं, और ये जो नैरेटिव है वो भी बदल रहा है। इस पर बीजेपी को कुछ प्लस पॉइंट नजर आ रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये मानते हैं कि ऐसे में बीजेपी विकास का नारा देकर, सबका साथ सबका विकास और डबल इंजन सरकार का नारा देकर बीजेपी को कई इलाकों में फायदा पहुंच सकता है। जी, आयशा निश्चित तौर से तस्वीरें बयां कर रही है। तकरीबन 7:15 बजे शाम का वक्त, और इतने बड़ी संख्या में अपार जन समुदाय का वहां पर उपस्थित होना, खासकर युवाओं का, और पुष्पवर्षा करके लोग कलबुर्गी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। ज़बरदस्त उत्साह है युवाओं में, भाजपा के पूरे कैडर में, और साथ ही साथ स्थानीय जन समुदाय में भी इस समय प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और लंबे समय से ये रोड शो चल रहा है अलग अलग इलाकों से। कलबुर्गी के पटेल चौक से शुरू हुआ ये सिलसिला लगातार जारी है। आयशा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, उसका जिक्र भी किया गया है, स्पष्ट तरीके से किया गया है। चुनाव अब धीरे धीरे प्रचार, इसके पहले हम शब्दों की मर्यादा और लक्ष्मण रेखा लागने की बात कर रहे थे, अब हम ये देख रहे हैं कि चुनावी घोषणा पत्रों में जिस तरीके से जो वादे किए गए हैं, उनमें एक प्रमुख वादा पीएफआई वर्सेस बजरंग दल का भी कांग्रेस ने बना दिया है। किस रूप में लोग देखते हैं पीएफआई जैसे संगठन की तुलना बजरंग दल से किए जाने की, और बजरंग दल जैसे सांस्कृतिक हिंदूवादी संगठनों पर बैन लगाने का जो कार्ड खेला है कांग्रेस ने, क्या इसका मानते हैं कि इसका असर केवल कर्नाटक ही नहीं पूरे देश भर में भी कांग्रेस देना चाहती है, और उसका जो भी उसको प्रतिफल मिले या फिर उसका जो भी परिणाम हो? जी देखिए, कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो में पहली बार ऐसा कहा है कि बजरंग दल को बैन करेगी, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएगी, ऐसी बातें मैनिफेस्टो में अक्सर नहीं होती। ये एक कानूनी प्रक्रिया होती है। इस बैन लगाने, अगर बैन भी लगाना हो तो इससे पहले विधानसभा में विधेयक के तौर पर इसका डिस्कशन होता है। ये तमाम चीजें जो है कानूनी चीजें होती है। इसे मैनिफेस्टो का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है, सवाल यही उठ रहा है। क्योंकि जो कानूनी तौर पर जो प्रक्रिया होना है, बैन लगाने वाली प्रक्रिया, आप मैनिफेस्टो में अनाउंस कर रहे हो, और अगर कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जैसे ही चुनाव खत्म हो गए कांग्रेस जीत जाएगी और पहली कैबिनेट में कांग्रेस तमाम गारंटीज जो दिया है उसे लागू कर देगी, और शायद ये भी मान रही है कि चुनाव जीतते ही कांग्रेस बजरंग दल पर बैन लगा देगी। लेकिन ये एक कानूनी प्रक्रिया है, बैन लगाना इतना आसान नहीं होता। इसे मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाना शायद कांग्रेस इसका जवाब देने में
कुछ हद तक कांग्रेस के पास भी बेहतर एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये जो बैन लगाने की बात कही है और पीएफआई की जो बात जो बीजेपी ने पीएफआई पर बैन लगाया है, ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, कर्नाटक के कोस्टल इलाके में कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, पीएफआई कुछ समय पहले मैंगलोर के इलाके में हिजाब के मुद्दे को लेकर बहुत एक्टिव रहा और पीएफआई ने इस इलाके में जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, उसका एक और स्टूडेंट विंग है, उसके तहत कई कॉलेजेस और कई स्कूल में हिजाब को लेकर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया, जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो उसके बाद पीएफआई पर बैन भी लग गया। लेकिन अब कांग्रेस इसके जवाब में ये कह रही है कि बजरंग दल को पीएफआई के साथ कंपेयर करते हुए बजरंग दल को भी बैन करने की बात कर रही है। हालांकि कुछ ऐसे केसेस भी हुए थे मैंगलोर में, कोस्टल कर्नाटक के कोस्टल तटीय इलाकों में, जहां पर बजरंग दल के जो बजरंग दल पर कई केसेस हैं, कई जो कम्युनल राइट्स में शामिल हुए केसेस भी हैं। लेकिन बैन करने वाली बात जो है, ये कानूनी तौर पर एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को आप मैनिफेस्टो में शामिल कर रहे हो, तो ये सवाल जो है, बड़ा सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस कैसे इस बात को, देखिए मैनिफेस्टो में दरअसल प्रॉमिसेस ये होती हैं कि कैसे लोगों को उनके विकास के लिए और लोगों तक जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों तक किस तरह से विकास पहुंचे, तमाम प्रॉमिसेस होती हैं। लेकिन एक संगठन को बैन करना मैनिफेस्टो का हिस्सा बना लिया है, ये कांग्रेस को इसका जवाब अब देना पड़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी चुनौती दी है कांग्रेस को और कहा है कि कांग्रेस बजरंग दल को बैन करने की बात कहकर कहीं ना कहीं बजरंग बली हनुमान जी को उनका अपमान कर रही है और राम के बाद एक नया मुद्दा जो है उसको राजनीतिक रूप दे रही है। जी, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री की इस रोड शो के दौरान सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, किस तरीके का उत्साह है लोगों में, किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री के इस कारवां में शरीक होने के लिए बेहद ऊर्जा के साथ लगातार उनके हमसफ़र बने हुए हैं। निश्चित तौर से कांग्रेस के गढ़ में इस तरीके से इतना लंबा रोड शो करना, तब जबकि अलग अलग तरीके के बयान और निजी हमले भी किए गए, स्पष्ट संकेत दिए जाने का है कि किस तरीके से वहाँ पर एक धारदार चुनाव प्रचार चल रहा है बीजेपी का। और बिल्कुल बीजेपी का प्रचार जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्टार प्रचारक है बीजेपी की लिस्ट में, जैसे उन्होंने प्रचार शुरू किया बीदर में करीब 3 दिन पहले, यानी 29 तारीख से उन्होंने बीदर से अपना प्रचार शुरू किया था, तो कर्नाटक में जो है एक अलग रुख ले लिया यहाँ की राजनीति और यहाँ के जो मुद्दे थे, इन तमाम मुद्दे और जो सरगर्मियां थी वो और तेज हो गई और इसी से कहीं ना कहीं हताश होते हुए कांग्रेस ने शायद व्यक्तिगत हमले करना शुरू कर दिया और कांग्रेस व्यक्तिगत हमलों पर उतर आई और आज शायद कांग्रेस को इसका खामियाजा भरना पड़ेगा, क्योंकि जिस क्षेत्र को, जिस शहर को एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपना गढ़ मानते हैं, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये विशाल धुआंधार रोड शो करके एक मैसेज दे रहे हैं, एक राजनीतिक संदेश दे रहे हैं कि लोग उनके साथ हैं। गाली गलौच राजनीति में चलती रहेगी, लेकिन लोगों का फैसला अहम है और जो लोग विकास के लिए इस क्षेत्र में तरसते रहे हैं और गुलबर्गा हमेशा से जो एक प्यासा क्षेत्र रहा है, यहाँ के लोगों तक पीने का पानी पहुँचाया है, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, ये तमाम चीजें लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं। तो ये जो है प्रधानमंत्री इस रथ यात्रा से, इस विजय रथ से, जो ये व्हीकल है, इस विजय रथ से प्रधानमंत्री लोगों तक एक संदेश दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ जो मौजूद हैं यहाँ के सांसद उमेश यादव, जिन्होंने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके ही गढ़ में उन्होंने हराया था पिछले लोकसभा चुनाव में, और उनके साथ है भगवंत खुबा जो बीदर के सांसद हैं। तो ये तमाम लोग, ये जो तमाम सांसद हैं, इस क्षेत्र में फोकस रहकर इस क्षेत्र में कई योजनाएं लागू की है और इस क्षेत्र के लोगों को देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ दिया है। तो एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज जो है प्रधानमंत्री कांग्रेस को उनके गढ़ में दे रहे हैं। और यहाँ पर पहले भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येडियुरप्पा ने भी कई रैलीज की, कई रोड शोज किए, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने भी यहाँ पर रोड शोज किए, तो ठीक इसी तरह की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी। लेकिन प्रधानमंत्री जब यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी
यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के रेसिडेंट्स, यहाँ के रहने वाले तमाम लोग, कई पॉइंट्स पर हमने देखा अल्पसंख्यक महिलाएं जो है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उतर आई है। तो ये एक मैसेज है, ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री की तरफ से, और प्रधानमंत्री चुपचाप रहते हुए इस विजय रथ पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो संदेश जो है वो बराबर AICC के क्वार्टर्स तक पहुंच रहा है। जी आयशा, बस एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे कि अगर मैनिफेस्टो की बात करें, बीजेपी ने जो अपने घोषणा पत्र, चुनाव घोषणा पत्र जारी किए, उनमें चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो या फिर अटल आहार केंद्र की स्थापना की बात हो, BPL परिवारों को सिलेंडर मुफ्त देने की बात हो, किस रूप में देखते हैं तब? अब जबकि एक अपील बार बार बीजेपी की तरफ से की जाती है कि अगर राज्य को राष्ट्रीय मानचित्र पर, राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करना है तो डबल इंजन की का जो नारा दिया जाता है वो कितना लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता है? जी देखिए, ये तमाम चीजें काफी अहमियत रखती हैं, और ये जो बीजेपी की घोषणाएं हैं, अटल आहार केंद्र हर क्षेत्र में करना, ये गरीब लोगों के लिए 5 रुपए में थाली देना, ये बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि देखिए कई इलाकों में गरीबी से नीचे रहने वाले, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए 5 रुपए थाली और 10 रुपए थाली देना बहुत ही अहमियत रखता है। तो अटल आहार केंद्र, तो पहले कांग्रेस ने इंदिरा कैंटीन शुरू की थी, तो बीजेपी अब इसको बड़े पैमाने पर अटल आहार केंद्र के तौर पर शुरू कर रही है, और जो 60% एलोकेशन जो किया है GSDP एजुकेशन पर, ये काफी अहमियत रखता है, और 10,000 रुपए FDs डिपॉजिट करने की बात कर रही है बीजेपी SC/ST महिलाओं के लिए। ये बहुत ही अहमियत रखता है, खासकर उस वर्ग के लिए जहां पर खासकर महिलाओं तक ये विकास नहीं पहुंचता, ये बहुत अहम है। और 10 लाख घर देने की बात भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। तो देखिए, रोटी कपड़ा मकान, यही नारा होता है आम आदमी का, और यही वो चीजें हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति होती है, जिसके इर्द गिर्द तमाम लोगों की मेहनत होती है। और बीजेपी इन 3 विशेष फोकस चीजों पर ध्यान देते हुए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो प्रजा प्रणाली के नाम दिया है, यानी लोगों का मैनिफेस्टो, जनता का मैनिफेस्टो नाम दिया है। और इतना और इस मैनिफेस्टो में हर गरीब को आधा लीटर दूध देने की बात करिए। देखिए, नंदिनी मिल्क कर्नाटक का एक ब्रांड है, और इस ब्रांड को लेकर भी कांग्रेस ने बहुत राजनीति की और कहा कि इस ब्रांड को अमूल टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बीजेपी ने इसका जवाब मैनिफेस्टो के जरिए दिया और कहा कि नंदिनी मिल्क जो है ये गरीबों तक पहुंचाया जाएगा, हर रोज आधा लीटर दूध गरीबों के लिए पहुंचाया जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और लोगों के लिए ये तमाम छोटी छोटी चीजें जो है उन तक पहुंचना उनके लिए और उनके विकास के लिए बेहद जरूरी है। तो लोग इन तमाम चीजों को गौर से देख रहे हैं, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, ये भी एक डिबेट का मुद्दा बना है, और कांग्रेस इसको लेकर भी बीजेपी पर कई टिप्पणियां भी की है, और ये भी कहा कि कर्नाटक में बीजेपी पोलराइजेशन करके चुनाव जीती है। तो ये आरोप हमेशा से कांग्रेस बीजेपी पर लगाती रही, लेकिन बीजेपी ने जो विकास के योजनाएं, जो मैनिफेस्टो जो बीजेपी ने सामने रखा है, ये तमाम चीजें इन जो हमले होते हैं, व्यक्तिगत हमले होते हैं, उन पर भारी पड़ते हैं। ये तमाम चीजें जो है आम जनता के सामने, और आम जनता जब वोट करने, अपना मत चलाने जाती है, तो वो फैसला करती है कि कैसे विकास ही राजनीति से ऊपर है। जी, आप हमारे साथ आयशा बनी रहे। सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं कलबुर्गी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, बड़ी संख्या में अपार जन समुदाय इस समय उमड़ा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। लगातार ये रोड शो शहर के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ ये सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक तक ये रोड शो जाएगा। KMF से ये शुरू हुआ है, और बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं, फूल बरसाकर, पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। और इस यादगार लम्हे की एक तस्वीर, यादगार तस्वीर खींच लेने के लिए लोग अपने मोबाइल के ज़रिए अपने अभिवादन प्रकट करने के अलग अलग तरीकों के तहत इस समय अपार जन समुदाय सड़क के दोनों तरफ मौजूद है। कलबुर्गी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो लगातार जारी है, और बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर देखें तो राजनीतिक और सियासी लिहाज से कलबुर्गी
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस प्रेम का जो प्रतिदान कर रहे हैं, उस प्रेम का जो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, जो जन समुदाय से मिलने वाला अपार स्नेह है, उसको उसी तरीके से लोगों को खुद प्रधानमंत्री जनता जनार्दन का पुष्प वर्षा करके उनके अभिवादन का प्रतिदान कर रहे हैं, उनके अभिवादन का सम्मान कर रहे हैं। और इस समय बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए कलबुर्गी के इस रोड शो के रास्ते में दोनों तरफ हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय लगातार कलबुर्गी में रोड शो कर रहे हैं, जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। 10 मई को चुनाव होने हैं और बेहद महत्वपूर्ण है कलबुर्गी में रोड शो किया जाना। और कलबुर्गी का ये जो संदेश है वो पूरे कर्नाटक को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है, क्योंकि गुलबर्गा और कलबुर्गी ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं। और कहीं ना कहीं पूरे सियासत को पलट देने में, पूरे सियासत को, जनता जनार्दन के मन और विश्वास को कहीं और ज़्यादा धारदार बना देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर रोड शो चुनावी राजनीति से बेहद लाभदायक होते हैं। और कलबुर्गी में आयोजित किया गया है प्रधानमंत्री का ये रोड शो, जो कि पिछले लंबे समय से चल रहा है। KMF से शुरू हुआ ये रोड शो धीरे धीरे सरदार पटेल चौक की तरफ बढ़ रहा है। हमारे साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम मौजूद हैं। और लोगों का अभिवादन स्वीकार करने का और उस अभिवादन का सम्मान करने का जो अलहदा तरीका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी जनता जनार्दन से किस तरीके से सारे प्रोटोकॉल तोड़कर या फिर जनता जनार्दन के मनोभाव को देखते हुए अलग अलग जगहों पर रोड शो के दौरान उन्होंने जिस तरीके से लोगों से मुलाकात की, जिस तरह से लोगों से व्यक्तिगत कांटेक्ट या परस्पर संवाद और संपर्क करते हैं, वो भी वर्तमान राजनेताओं में बेहद कम पाया जाता है जिस तरीके से। और उसी अनुपात में जनता जनार्दन, देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से युवा लबरेज हैं पूरे उत्साह से, ऊर्जा से, और लगातार प्रधानमंत्री के विजय रथ के साथ वो लगातार हमसफ़र बने हुए हैं। लगातार वो एक ऊर्जा ही है जो इन लोगों को उत्साहित किए हुए है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरी यात्रा के दौरान हर क्षण, हर पल को जो है उनके साथ और उस क्षण को भी कैद करने की ख्वाहिश रखते हैं। आयशा, आपसे जानना चाहेंगे, अगर देखें तो कांग्रेस ने जो भी अपने घोषणा पत्र में जनता जनार्दन उस पर निर्णय करेगी, बीजेपी का जो घोषणा पत्र है जनता जनार्दन उसकी तुलना करके अपने जनादेश को स्पष्ट करेगी। लेकिन अगर कर्नाटक की राजनीति को देखें तो कर्नाटक की राजनीति में जातीय समीकरणों को साधने की भी कवायद सभी राजनीतिक दलों की होती है। आरक्षण का एक वितंडा खड़ा करने की कोशिश की गई। आरक्षण को भी लेकर कुछ समुदाय, चाहे बंजारा समुदाय हो, चकोर समुदाय हो, इन सबके आरक्षण को कम किए जाने के आरोप कांग्रेस द्वारा लगाए गए। एक निष्पक्ष आकलन के अनुसार आप किस तरीके से इन आरोपों को देखती हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कुछ समुदाय के आरक्षण को कम किया गया है, क्योंकि ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और बीजेपी कहीं ना कहीं इन आरोपों को सिरे से नकारती है। आयशा जी बिल्कुल, बीजेपी ने ये दलील दी है अपने रिपोर्ट से। बीजेपी ने ये कहा है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भी ये कहा है कि देखिए, धर्म के आधार पर कहीं भी आरक्षण नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ नहीं करता। यही वजह है कि कर्नाटक में बीजेपी ने जो अल्पसंख्यकों को आरक्षण था, करीब 4% का मुस्लिम समुदाय को जो आरक्षण था, उसे हटाकर लिंगायत समुदाय को 2% और वोकलिगा समुदाय में 2% बढ़ा दिया। और जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम समुदाय, उन्हें दूसरी कैटेगरी EWS कैटेगरी में शामिल कर दिया। और बीजेपी ने यही दावा किया है कि इस कैटेगरी के तहत अल्पसंख्यक का रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो सकता है और इसमें बेहतर रिप्रेजेंटेशन क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कि महज धर्म के आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है, तो ये एक कानूनी मुद्दा बन सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता। तो बीजेपी लगातार यही समझाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर, हालांकि वोकलिगा और लिंगायत समुदाय इससे 2% आरक्षण दोनों समुदाय को बढ़ने से कुछ हद तक सेटिस्फाइड है, लेकिन कांग्रेस इसमें भी राजनीति करने की कोशिश करती रही। और लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिव कुमार, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उन्होंने लगातार इस पर भी उन्हें आपत्ति लगी और कह रहे थे कि वो 2% रिजर्वेशन जो वोकलिगास को दिया है उसके लिए भी उन्हें ये भी मंजूर नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये किसी तरह की भीख बीजेपी दे रही है। तो ऐसी तरह की बयानबाजी आरक्षण को लेकर भी हो रही है और जिन समुदाय को इसका फायदा मिल रहा है उस पर भी राजनीति कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। अब आरक्षण के चलते
जो समुदाय, जिन समुदाय को SC/ST समुदाय को और दूसरे समुदाय को जो आरक्षण पहले से है वो बना रहेगा। लेकिन कांग्रेस इस पूरे आरक्षण की पॉलिसी में किसी न किसी तरह का एक कंफ्यूज स्टेटस बनाकर लोगों के सामने प्रचार कर रही है। और आप गौर कीजिएगा, जो आरक्षण लिंगायत समुदाय और उपलिंगायत समुदाय को भी दिया गया है, उसमें भी अगर कांग्रेस